तो डियर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस को कैसे फाउंड आउट करें। अलग अलग मेथड्स हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहला मेथड्स मैंने आपको बताया था डबल इंटीग्रेशन मेथड। देन हमने आपको बताया मैकालेज मेथड, जिसमें थोड़ी बहुत बस चेंजेस है, बाकी सब सेम टू सेम डबल इंटीग्रेशन मेथड के जैसा ही है। एंड अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट एरिया मेथड। इसको जो है मोहर्स मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहर्स मेथड के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके मदद से हम लोग स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो, मान लो कोई बीम है, ये हमारा एक कैंटिलीवर बीम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेरे पास कैंटिलीवर बीम ही रहेगा, ठीक है। ये मान लो पॉइंट ये है, ठीक है। इस पे यहाँ पे जो है लोड लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोड लग रहा है, पॉइंट बी है। तो इसका डिफ्लेक्शंस कैसे होगा? कुछ इस तरीके से हमारा डिफ्लेक्शंस होगा बीम का, राइट। अब जब डिफ्लेक्शंस होगा तो मान लो ये पॉइंट हमारा बी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो सी है, तो ये सी पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब इसका क्या करना है, ये जो कर्व बना इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिक कर्व। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इलास्टिक कर्व। तो इसको में क्या करेंगे, इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? जो डिफ्लेक्शंस आया उस डिफ्लेक्शंस का क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तभी जाकर हम लोग जो है क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? स्लोप को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक टेंजेंट बनाते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके का हमारा आया। अब इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट बनाना है, तो इस तरीके से आया। ये मान लो हमारा बी है, तो यहाँ पे जो एंगल है ना, इसका जो एंगल बनेगा ये वाला, ये कितना बनेगा? थीटा बी। और ये सी पॉइंट है तो इसका आएगा थीटा सी, ठीक है। और ये जो है ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा, तो मान लो थीटा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? फ्रॉम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है ना। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सो यहाँ पे थीटा बी इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा सी प्लस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा बी माइनस थीटा सी, ये हमारा आ जाएगा। बट ये जो मोमेंट एरिया मेथड है इसका सबसे बड़ा लिमिटेशंस है, सबसे बड़ा लिमिटेशंस है। क्या है? लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशंस, मिनिमम वन स्लोप, है ना। मिनिमम वन स्लोप या पॉइंट वैसा सिलेक्ट करना है, मिनिमम वन पॉइंट select whose slope is known। मिनिमम एक वैसा पॉइंट सिलेक्ट करना है जिसका स्लोप हमें हमेशा मालूम हो, यानी डैट इज मेनली बाउंड्री कंडीशन, है ना। यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे हम लोग? बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे।
तो जब भी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं फॉर कैंटिलीवर बीम, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्लोप जो है थीटा ए इक्वल टू 0 होगा। यानी जो टेंजेंट ड्रॉ किए यहाँ पे, ये टेंजेंट हमारा क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। यहाँ पे जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए वो टेंजेंट फेल हो गया। तो क्या होगा, अब टेंजेंट जब भी ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा ड्रॉ होगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट शुड ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। यानी जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तभी जाकर ये बाउंड्री कंडीशन पे थीटा ए जो है क्या होगा, 0 हमारा हो पाएगा। ओके, तो ये हो गया। तो दूसरा लिमिटेशन क्या था कि हॉरिजॉन्टल जो हमेशा हुआ। तो ये मानकर चलो कि ये दूसरा लिमिटेशंस हमारा है। फर्स्ट लिमिटेशन ये और सेकेंड लिमिटेशन वो। उसके बाद ये जो थीटा है ये कैसे निकलेगा, तो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ किसका किसका एरिया होता है, 2 पॉइंट्स, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिलेक्टेड 2 पॉइंट्स। जो 2 पॉइंट्स को, एक तो भाई मान लो कि यहाँ पे थीटा बी और थीटा सी है, तो बी और सी के बीच में, अगर ए और सी रहेगा तो ए और सी के बीच में हम लोग लेंगे, डिवाइडेड बाई ई बाई आई, जिसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। इससे क्या निकलेगा, इससे हमें निकलेगा स्लोप। क्या निकलेगा, इससे हमें स्लोप निकल कर आ जाएगा। तो ये केस था हमारा फर्स्ट, ठीक है, स्लोप निकालने का। अब डिफ्लेक्शंस निकालने का क्या होगा, देखो अब ये टेंजेंट ड्रॉ किए, तो भाई टेंजेंट जब ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वाला डिफ्लेक्शन हमें चाहिए क्या, ये मान लो 1 है, डिफ्लेक्शन 1 चाहिए नहीं, हमें भाई देखना है कि ये हमारा ओरिजिनल बीम इस तरीके से था, तो हमें डिफ्लेक्शन से ये वाला चाहिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक हमें डिफ्लेक्शन चाहिए ना, हमें कहाँ से कहाँ तक डिफ्लेक्शन चाहिए, वो वाला डिफ्लेक्शन चाहिए, ना कि हमने ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ये टेंजेंट वाला डिफ्लेक्शन चाहिए नहीं। और जब भी ड्रॉ करेंगे तो ये वर्टिकल होना चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक का हमें जो है डिफ्लेक्शन चाहिए, ये वाला चाहिए हमें। तो जब वो हमें चाहिए तो हमेशा हॉरिजॉन्टल कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। टेंजेंट हमेशा क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। इसलिए बोले कि इसका 2 लिमिटेशन, पहला तो एक वैसा पॉइंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे स्लोप या कह सकते हो डिफ्लेक्शंस, तो नहीं, डिफ्लेक्शन तो हमें निकालना ही है क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन 0 ही होता है और स्लोप भी 0 होता है। तो स्लोप के केस में मिनिमम हमारा नोन होना चाहिए, यानी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे स्लोप के लिए, और डिफ्लेक्शन जो है हमारा ये वाला होना चाहिए। सो डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिलेक्टेड 2 पॉइंट्स बाय फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो लिखो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ selected 2 points divided by EI यानी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला,
यही दो मेजर फॉर्मूलेज होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं कब, जब हम लोग स्लोप या डिफ्लेक्शंस को कैलकुलेट करते हैं बाय मोमेंट एरिया मेथड या फिर मोहर्स मेथड के मदद से, है ना। मोहर्स मेथड या बेंडिंग एरिया मेथड के मदद से हम लोग जो है ये दो फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो समझते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको एग्जांपल्स समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एग्जांपल नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत है और प्रॉब्लम भी है। तो एग्जांपल समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो आप लोग सपोर्ट बस हमें करते रहिए, हम आपको सपोर्ट आपको पढ़ाते रहेंगे। जो इतना मुझे नॉलेज है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, बशर्ते आपको हमारी सहयोग करनी होगी। सहयोग आप हमारी कैसे कर सकते हैं? वीडियोज़ को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, और आपके मन में जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों का कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, आपके दिमाग में जो भी हो, अच्छा बुरा, चाहे आपको बड़ाई करनी हो, चाहे आपको शिकायत करनी हो, जो भी आपके दिमाग में है आप अपने आप में मत रखिए, आप उसे बाहर निकालिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए डियर, क्योंकि मन में अगर आप कोई बात को रखे हुए हैं तो हो सकता है कि आपका हेडेक हो, सर दर्द दे, पेट में गुड़गुड़ हो, मन न लगे पढ़ने में। जब आप अपनी भड़ास को, जिसको कहा जाता है, जब अपनी बातों को बाहर निकाल देते हैं तो आपको माइंड में एक अजीब तरीके का सुकून महसूस होता है, और वो सुकून बहुत ज़्यादा आनंददायक होता है, ठीक है। तो आपको चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, कुछ भी हो, बेहिचक आप यहाँ पे बोलो। क्या आप कमेंट करोगे तो मैं आपको मारने आऊँगा? बिल्कुल नहीं। आप अगर मुझे गाली भी दे दोगे तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि डियर देखो, आप अगर गलत बोल रहे हो इसका मतलब ज़रूर हम कुछ तो गलत होंगे। कोई भी इंसान किसी के बारे में बुराई कर रहा है तो ज़रूर वो गलत है, तभी वो उसका कर रहा है, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि हर किसी को खुश करना संभव तो नहीं है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि खुश किया जा सके। हर कोई चाहता है अगर किसी का बुराई हो रहा है, बट कुछ लोग होते हैं जो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो मैं वैसा नहीं हूँ। आप अगर मेरी बुराई कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि ज़रूर मैं गलत हूँगा, तभी आप हमारे बारे में बोल रहे हैं। जैसे मुझे याद है आज से लगभग 10-15 दिन पहले एक कोई व्यूअर्स था, मुझे नाम तो नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब पे कौन अपना ओरिजिनल नाम से जल्दी कमेंट करता है, उलूल जुलूल नाम रखेगा, खैर वो तो अलग फ़र्क पड़ता है। तो कमेंट किया कि भाई तुम खुद पढ़ लो, उसके बाद हमें पढ़ाना। तो ये बात सही है, उसने सही कहा, क्योंकि डियर एक्चुअली है क्या ना कि ये जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है, कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। बट ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मेरा खुद का उतना मजबूत नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा ये सब्जेक्ट उतना मजबूत नहीं है जितना अदर सब्जेक्ट, बट ये पढ़ाने के मामले में अगर मुझे खुद पढ़ना है तो मैं तो कैलकुलेट कर लूँगा, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँगा। बट जब बात आती है पढ़ाने की ना, तो पढ़ाना एक कला है। और सही किसी ने कमेंट किया था कि पढ़ाना अगर इतना ही इजी रहता
तो हर कोई आकर पढ़ा लेता। पढ़ाना एक आर्ट है, कला है, जिसे सीखने के लिए ना आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको रात दिन जगना पड़ेगा, मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे खुशी हुई उसकी बातों को सुनकर, क्योंकि उसने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, ये चीज़ आप कीजिए तो और इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप भी मानते हैं कि आप जो लोग पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि एज में बड़े हों या क्लासेस में बड़े हों, मैंने तो ये हो सकता है, बट नॉलेज में हो सकता है कि आपसे हम पीछे हों। इट मे बी पॉसिबल। हो सकता है कि समझाने का मेरा जो तरीका है वो आपको पसंद ना आ रहा हो, तो आप एक ट्रायल तो कर सकते हैं ना। आप ये बोल तो सकते हैं कि हाँ, आप यहाँ पे अगर ऐसे समझाते तो और ज़्यादा अच्छा रहता, इस तरीके का। देखो डियर, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं कई सारे लगभग 3 बुक तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। एक लैटरल एंट्री का, एक लैटरल एंट्री डिप्लोमा का, तो ये 2 बुक तो फाइनली मार्केट में है। तीसरा बुक जो है आदित्य पब्लिकेशन जो ऑर्गेनाइज़र आता है ना, 3rd सेमेस्टर का, तो उसमें जो क्वेश्चन सॉल्यूशंस है वो मैंने किया है। जैसे ऑटोकैड में इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग और कुछ पार्ट्स ऑफ सर्वेइंग, तो इसमें मैंने जो है क्वेश्चन सॉल्व करके प्रीवियस ईयर का पब्लिकेशन को दिया है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं उसे स्प्रेड करूँगा, मैं उसे हर जगह फैलाऊँगा जितना मुझे आएगा। मेरा सोच बस ये है। अगर आपका भी सोच है तो प्लीज़ आप ये हेल्प ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आप अगर हेल्प कर रहे हैं तो उससे आप लाखों करोड़ों पैसा ही बनाएं। कई बार चंद रुपये भी मायने रखता है, और उससे अगर लोगों का हित में काम हो रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मुझे कई सारे लोग अभी भी मेरे बैचमेट्स हैं, कई सारे जो लोग मुझे बोलते हैं कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो मुझे अभी भी बोलते हैं कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, फ्री का ज्ञान कोई नहीं लेता है, किसी को मत दो फ्री का ज्ञान। मैं कई बार सोचता हूँ यार, मेरे पास कैपेसिटी है फ्री में ज्ञान देने की, तभी तो मैं फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ ना। अगर मेरे पास नहीं होता ये चीज़ तो मैं कैसे देता, नहीं दे पाता। तो मेरे पास ये चीज़ें हैं जिसे मैं लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ, इसलिए तो मैं उसके साथ हूँ, है ना। तो चलो, बकवास ज़्यादा हो गया। इट में भी हमारी बातें कई सारे लोगों को गलत लग रहा हो। खैर, अपना वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलो क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे जो है लोड लग रहा है, ठीक है। लोड जो है W लग रहा है, ठीक है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। पॉइंट A है और पॉइंट B है। इसका जो लेंथ है ये L है। लेंथ क्या है? L है। तो हम लोग जानते हैं कि एट अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन एट बी पॉइंट पे हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होगा? 0 होगा, यानी थीटा बी इज इक्वल टू 0। राइट, सॉरी। तो ये होगा, तो थीटा ए माइनस थीटा बी इज इक्वल टू एरिया
of bending moment diagram of A and B by EI। तो थीटा बी जो है 0 है, तो थीटा ए इज इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए एंड बी बाई EI हमारा होता है। अब इसका सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए तो ये हमारा हो जाएगा WL यहाँ से, और ये स्ट्रेट बनेगा, तो ये A, ये B, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल देना है इस बेंडिंग मोमेंट का। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। तो ये कैसा है, ट्रायंगल के जैसा है। ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस है हमारा L एंड हाइट है WL। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा WL स्क्वायर बाई 2EI, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, स्लोप निकल कर आ गया, ये मैक्सिमम स्लोप हो जाएगा थीटा मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम स्लोप ये हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मैक्सिमम स्लोप आ जाएगा WL स्क्वायर बाई 2EI। ओके, अब सेकेंड कि भाई हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शंस। तो डिफ्लेक्शन एट ए पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए एंड बी, या बिटवीन ए एंड बी कर सकते हैं, बाय EI। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ एरिया। तो इसका x बार मतलब सेंट्रोइडल डिस्टेंस हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, सेंट्रोइडल डिस्टेंस लेंगे। तो सेंटर का जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस होता है ये 2/3L पे होता है, या इधर से लेकर चलें तो L/3 पे होता है, ठीक है। तो इसका x बार जो होगा वो हमारा 2L/3 होगा। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा A इंटू एक्स बार बाई EI। तो ये आ जाएगा, एरिया है हमारा WL स्क्वायर बाई 2 इंटू 2L/3, ठीक है। ये 2 से 2 चला जाएगा बाई EI, तो यहाँ पे आ जाएगा WL³ बाई 3EI। यहाँ पे ये जो है डेल A, तो ये जो डेल A आएगा ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, डेल मैक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस आ जाएगा। तो कितना सिंपल था ना, बस हमें कुछ करना था नहीं, जो बीम दिया गया है उसका बस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें ड्रॉ कर लेनी है, और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के बाद स्लोप निकालने के लिए बस एरिया निकाल देना है कि उस बेंडिंग मोमेंट का एरिया क्या होगा, बाय EI कर देना है। और अगर हमें उसका डिफ्लेक्शन निकालना है तो उसका जो है सेंट्रोइडल डिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है ना, वो और उसका एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट ऑफ एरिया आ जाएगा उस बेंडिंग मोमेंट का, बाय EI कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। यानी मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। बस सिंपल था, टू इजी था। बस इसका लिमिटेशंस यही है कि स्लोप निकालने के लिए हमें हमेशा वैसे पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा मिनिमम जिसका जो स्लोप हो वो नोन हो, पता हो कि इतना स्लोप इसका होता है, हमेशा उस पॉइंट को ही सिलेक्ट करेंगे। दूसरा कि भाई जब भी डिफ्लेक्शंस निकालना होगा तो उस कंडीशंस में टेंजेंट हमेशा क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल हम लोग लेकर चलेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा, और इन्हीं 2 पॉइंट्स पे बेस्ड आपकी जो है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो अगला जो वीडियोज़ अपना होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैस्टिलानोज़ थ्योरम के बारे में, जिस पे बेस्ड आपका सिलेबस में दिया गया है ना, थ्योरम जिसको स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम या जनरल एनर्जी थ्योरम
या मेथड के मदद से हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में अगले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे।